आओ बहू, घर के अंदर आओ, कोमल खुद से बातें करती हुई। हो, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ अपनी देवरानी को देखकर। अब मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आएगा। अरे कोमल, कौन सी दुनिया में खोई हुई हो? अपनी देवरानी को उसके कमरे में लेकर जाओ, बेचारी बहुत ज्यादा थक गई होगी, फिर उसे कल सुबह 5 बजे उठाना भी है। जी जी माँ जी, मैं अभी लेकर जाती हूँ। कोमल अपनी देवरानी को उसके कमरे तक लेकर आती है। इसके बाद कोमल अपने पति विपिन के साथ आराम करती है। अगले दिन सुबह कोमल, अरे ये क्या लगता है, देवरानी जी अभी तक सो रही हैं। अब उन्हें जाकर बताना होगा कि उनके ससुराल वालों को सुबह 5 बजे नाश्ता चाहिए होता है, जिनके लिए उन्हें जल्दी उठना पड़ेगा। कोमल अपनी देवरानी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। तभी सुबह 5 बजे रेखा अपनी आंखों को मसलते हुए दरवाजे को खोलती है और नींद में कहती है, क्या हुआ जेठानी जी, इतनी सुबह आप यहाँ? कुछ नहीं, बस तुम्हें बताने आई थी कि सुबह के 5 बज गए हैं। जाकर सबके लिए सुबह का नाश्ता बना लो, क्योंकि यहाँ पर सब सुबह 5 बजे नाश्ता करते हैं। क्या सुबह 5 बजे नाश्ता करते हैं? अरे अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, शादी की थकान में नहीं उतरी है, मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी? ठीक है, चलिए आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए ताकि मैं जल्दी बना लूं। सॉरी रेखा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ना जाने कब से मैं अपनी सुबह 5 बजे की नींद खराब कर रही हूँ अपने ससुराल वालों के लिए सुबह 5 बजे नाश्ता बना कर। लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो मैं आराम से सोऊंगी। अब तुम जाओ और सुबह 5 बजे का नाश्ता बनाना शुरू कर दो। अब रेखा सुबह 5 बजे नहा धोकर रसोई में आती है, लेकिन नहाने के बाद भी रेखा की आंखों से नींद नहीं गई थी। कुछ देर बाद रेखा सुबह 5 बजे सबके लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। और जैसे ही सब लोग नाश्ता करना शुरू करते हैं कि तभी गायत्री, अरे बहू, ये सुबह के नाश्ते में कैसा चीला बनाया है? इसमें तूने नमक की जगह चीनी डाल दिया क्या? कितना मीठा लग रहा है। और ये चाय में चाय पत्ती डाली थी या सिर्फ पानी और चीनी मिलाकर चाय बना दिया है? अरे कितना घटिया नाश्ता बनाया है बहू। सुबह 5 बजे इतना गंदा नाश्ता कराया तो पूरे दिन पता नहीं क्या खिलाएगी। तभी अपनी सास की फटकार सुनकर रेखा की नींद झन्ना के खुलती है। वो माँ जी, मेरी आदत नहीं है ना सुबह 5 बजे नाश्ता बनाने की, इसलिए इतनी गड़बड़ी हो गई, लेकिन मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। हाँ बहू, जल्दी सीख ले, इसी में तेरी भलाई है, क्योंकि तेरे ससुराल वाले सुबह 5 बजे उठकर ही नाश्ता करते हैं। इस तरह अगले दिन सुबह रेखा फिर से अपनी कच्ची पक्की नींद में सुबह 5 बजे उठकर अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाने रसोई में आती है, जहां वह कुछ पराठों को तवे पर सेक रही होती है और दूसरी तरफ चाय बना रही होती है कि तभी वो नींद में गरम गरम तवे को छू लेती है। मेरा हाथ, अरे यार ये क्या हो रहा है? जब से ससुराल आई हूँ तब से सुबह के 5 बजे का नाश्ता बनाने के चक्कर में कभी मेरा हाथ जल जाता है, तो कभी ये बर्तन मेरे ऊपर गिर जाते हैं, तो कभी खाने में नमक की जगह चीनी डाल देती हूँ। पता नहीं कब मुझे इस चीज से फुर्सत मिलेगी। अब जले हुए हाथों से भी रेखा सबके लिए सुबह 5 बजे नाश्ता बनाती है। नाश्ते में पराठे, चाय, सैंडविच, पोहा डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। सभी ससुराल वाले सुबह 5 बजे का नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी कोमल खुश होते हुए मन में कहती है, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट नाश्ता मिल रहा है सुबह 5 बजे। जब से देवरानी आई है तब से तो मजा ही आ गया, आराम से नींद भी पूरी हो जाती है और सुबह 5 बजे गर्मा गर्म स्वादिष्ट नाश्ता भी मिल जाता है। अब जहां सभी परिवार सुबह के 5 बजे का नाश्ता करके खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रेखा सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता बनाकर बहुत परेशान हो गई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन रेखा अपनी सोसाइटी के बाहर शॉप से सामान ले रही होती है, जहां उसकी नजर एक औरत पर जाती है जो ठेले पर घूम घूम के नाश्ता बेच रही थी। सोच क्या रही है रेखा, इससे अच्छा उपाय तुझे और कोई नहीं मिलेगा। यही एक मौका है जो तुझे सुबह 5 बजे के नाश्ते से बचा सकता है। अब रेखा फटाफट उसे ठेले वाली औरत के पास आती है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कहूँ। वैसे उसमें आपका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जी मेम साहब, बोलिए, कैसे फायदे की बात कर रही हैं आप? सोचो, अगर ये सारा नाश्ता मैं तुमसे एक बार में खरीद लूं तो तुम्हें कितनी आमदनी होगी? मेरी तो बहुत आमदनी हो जाएगी और मेहनत भी कम लगेगी। तो बस अब सोचो कि तुम्हारी आमदनी के दिन शुरू हो गए, क्योंकि आज से ये सारा नाश्ता मैं तुमसे खरीदा करूंगी, लेकिन तुम्हें ये सारा नाश्ता मुझे सुबह 5 बजे बनाकर देना होगा। नाश्ते में कभी ऑमलेट, ब्रेड, चाय, पराठे, पोहे, फ्राइड राइस और भी कई तरह के पराठे तुम बनाकर मेरे लिए लाया करना और मैं वो सब कुछ तुमसे खरीद लूंगी। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुनो, पीछे के दरवाजे से आना, आगे के दरवाजे से नहीं। अब रेखा उस ठेले वाली से सुबह के नाश्ते की डील कर लेती और खुशी खुशी अपने घर लौटती। फिर अगले दिन सुबह 5 बजे रेखा चुपचाप पीछे के दरवाजे पर उस ठेले वाली का इंतजार कर रही होती कि तभी वहां पर वो ठेले वाली औरत अपने ठेले पर नाश्ता लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचती है। ओहो, कितनी देर करती तुमने आने में। सभी लोग सुबह 5 बजे नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। लाओ फटाफट से ये नाश्ता मेरे हाथ में दे दो और ये पकड़ो तुम्हारे पैसे और चुपचाप यहाँ से वापस चली जाओ।
अब कोमल की देवरानी ठेले से नाश्ता खरीद खरीद कर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। नाश्ते में ऑमलेट, ब्रेड, आलू, गोभी, मूली के पराठे, चटनी, फ्रूट चाट, ये सब रखी होती है। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। अरे वाह बहू, क्या बात है, आज सुबह का नाश्ता तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, मजा आ गया खाकर। लगता है बहू रहते रहते सीख गई कि सुबह 5 बजे के नाश्ते कैसे बनाए जाते, तभी तो इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया सुबह 5 बजे बहू ने। जहाँ सभी लोग नाश्ते को देखकर खुश हो रहे होते हैं, वहीं कोमल को ये बात हजम नहीं होती है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ माँ जी कि जो देवरानी कल तक खाने में नमक की जगह चीनी मिलाती थी, वो अचानक से सुबह सुबह 5 बजे के नाश्ते में इतने सारे डिशेस कैसे बना सकती है। जरूर दाल में कुछ काला है, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। तभी देर रात कोमल अपने कमरे में। जब से देवरानी जी आई हैं तब से तो मेरी सुबह आंख ही नहीं खुलती। एक काम करती हूँ, सुबह 5 बजे का अलार्म लगा लेती हूँ ताकि देख सकूं कि देवरानी जी नाश्ता बनाती कैसे हैं। अब अगले दिन सुबह कोमल के कमरे में अलार्म बजते बजते बंद हो जाता है, लेकिन कोमल की नींद नहीं खुलती। वहीं दूसरी तरफ रेखा पीछे के दरवाजे से सुबह 5 बजे उस ठेले वाली से नाश्ता खरीद के डाइनिंग टेबल पर परोस चुकी होती है। फिर कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके फिर से रेखा की तारीफ करते हैं। ओहो, कितना मजा आ रहा है, आराम से नींद भी पूरी हो जाती है और सुबह 5 बजे ठेले का नाश्ता करके मेरे ससुराल वाले भी खुश हो जाते हैं, ये सोचकर कि ये सारा नाश्ता मैंने बनाया। वाह रेखा, तू तो जीनियस निकली। अब जहाँ रेखा रोज सुबह 5 बजे ठेले से नाश्ता ला लाकर अपने ससुराल वालों को खिलाकर खुश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ठेले वाली चालाकी करते हुए खुद से कहती है, ओह, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ सुबह 5 बजे इतने सारे नाश्ते को बनाकर, लेकिन मैं ये छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि मुझे इसमें अच्छी आमदनी होती है। क्या करूं, एक काम करती हूँ, रात में ही आज से नाश्ता बनाकर रख लूंगी और सुबह जाकर उस मेम साहब को बेच दूंगी। उन्हें क्या पता चलेगा, वो तो खुद इतनी सुबह सुबह आधी नींद में रहती है। अब ठेले वाली रोज सुबह के नाश्ते में रेखा को बासी नाश्ता बनाकर बेच देती है और रेखा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने ससुराल वालों को बासी नाश्ता खिला रही है। तभी एक दिन, अरे बहू, आजकल तू कैसा नाश्ता बना रही है? सुबह का नाश्ता करने के बाद सारा दिन पेट भारी और उल्टी जैसा मन होता रहता है। हाँ, तेरे ससुर जी सही कह रहे रेखा, कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो एक काम क्यों नहीं करती, सब्जी अगर बनाती है तो उसमें थोड़ा मसाला कम रखा कर और पराठा भी सिंपल बनाया कर। मगर देवरानी जी ऐसे कैसे नाश्ता बना रही हैं जो ससुराल वालों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है, आज से पहले तो कभी नहीं हुई। तभी उस रात कोमल अपने कमरे में, आज सारी रात जगी रहूंगी क्योंकि हर बार मुझे नींद आ जाती है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से मैं जान ही नहीं पाती हूँ कि देवरानी जी ये सुबह 5 बजे का नाश्ता बना कैसे रही हैं। जल्दी सो जाती हूँ, फिर सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता भी लेना है ठेले से। अब अगले दिन सुबह 5 बजे रेखा पीछे के दरवाजे पर खड़ी थी, तभी उसका पीछा करते हुए कोमल भी वहां पहुंचती है। अच्छा, इस ठेले से खरीद कर देवरानी जी सुबह 5 बजे का नाश्ता परिवार वालों को खिलाती थी। अभी जाकर सबको बताती हूँ। कोमल हॉल में आकर रेखा का राज सबको बता देती है। पूरा परिवार पीछे के दरवाजे पर पहुंचता है जहाँ रेखा के हाथ में बहुत सारे नाश्ते के पैकेट होते हैं। ये क्या बहू, अगर सुबह 5 बजे उठने में तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी तो एक बार मुझसे बात करती इस बारे में, लेकिन तुमने तो हमें इस ठेले से नाश्ता करवाना शुरू कर दिया, जिस कारण कई दिनों से हम लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को बुरा लगे। मेरे सुबह जल्दी ना उठने के कारण आप लोगों को टाइम पर नाश्ता नहीं मिलता, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन गलती तुम्हारी अकेले की नहीं है रेखा, मेरी भी गलती है। तुम्हारे आने के बाद मैंने सारा काम तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया। अगर मैं तुम्हारी मदद करती तो तुम ऐसा कभी नहीं करती। अब दोनों ही देवरानी जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं ससुराल वाले भी ये सुबह 5 बजे उठने की प्रथा को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद से दोनों देवरानी जेठानी आराम से उठकर मिलकर सुबह का नाश्ता बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती हैं। दीदी, बहुत भूख लग रही है। मैंने घर के सारे डब्बे बर्तन छान लिए पर कहीं पर भी खाने को कुछ नहीं है। ये आखिरी डिब्बा भी खाली है। माँ हमेशा इसमें कुछ न कुछ खाने को रखती थी, पर जब से माँ गई है हमें तो खाने को भी नसीब नहीं हो रहा। दीदी, भगवान ने हमसे हमारी माँ को क्यों छीन लिया? दोनों बहन भूख से रो ही रही होती हैं कि तभी सीमा हाथों में भंडारे का खाना लेकर आती है और अपनी बहन से कहती है, अंजू, भारती, तुम दोनों रो क्यों रही हो? तुम्हारी बहन है ना, माँ हमें छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं तुम लोगों का पेट भरूंगी। देखो, मैं तुम दोनों के लिए भंडारे से 4 पूरियां लेकर आई हूँ, इसे हम तीनों बहन मिलकर खाएंगे। अपने सामने खाना देखकर दोनों बहनें खाने पर टूट पड़ती हैं और देखते ही देखते 3 पूरियां खत्म हो जाती हैं। अब एक पूरी देखकर उसे अपनी बहन की याद आती है
और भारती अंजू के हाथ से वो लास्ट पूरी छीन कर अपनी बहन को देते हुए कहती है, अंजू दीदी खाना लेकर आई हैं। उन्होंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये पूरी उन्हें दे दो। दीदी ये पूरी आप खा लो, आप भी भूखी हो। नहीं, इसे तुम दोनों ही खा लो, मैं खाकर आई हूँ। नहीं दीदी, हम जानते हैं आप हमारे बिना खा ही नहीं सकती, इसीलिए आखिरी पूरी भी आप खा लीजिए। इस तरह तीनों बहन मिलकर वो पूरी खाती हैं। अब इसी तरह आए दिन सीमा बाहर जाती और कभी भीख मांगती तो कभी लोगों से खाना मांग कर लाती। आंटी प्लीज थोड़ा सा खाना दे दीजिए। जब से हमारी माँ इस दुनिया से गई है हम तीनों बहन भूख से तड़प रही हैं। सीमा बेटा, मैं तुम्हें 1 दिन 2 दिन तक खाना दे सकती हूँ, रोज रोज नहीं। आखिर मेरा भी परिवार है। प्लीज आंटी आखिरी बार दे दीजिए, उसके बाद नहीं मांगूंगी। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। रात की कुछ रोटियां बच गई थी, फेंकने से अच्छा है तुम्हें ही दे दूं। पर हाँ, रोटी के अलावा और कुछ नहीं दूंगी, खाली रोटी ही खानी होगी। आप हमें कुछ भी दे दीजिए, हमें चलेगा। सीमा बड़ी मुश्किल से अपनी पड़ोस की आंटी से कुछ रोटियां लेकर घर आती है, जिसे तीनों बहन एक दूसरे के हाथ से छीन कर खाती हैं। समय यूं ही बीतता है और एक दिन सीमा अपनी तीनों बहन के साथ रोड पर खाने की भीख मांगने जाती है। अंकल कुछ खाने को दे दो। अरे दूर हट मुझसे, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। कैसे माँ बाप है तुम्हारी, शर्म नहीं आती उन्हें बच्चों से भीख मंगवाते हुए। अरे जब खिलाने की औकात नहीं है तो बच्चे करते क्यों हैं? अंकल ऐसा मत बोलिए, हमारे माता पिता बहुत अच्छे थे, बस दुनिया में नहीं रहे। जब तक वो जिंदा थे उन्होंने हमें अच्छा ही खाना खिलाया था। अगर आप हमें कुछ नहीं दे सकती तो हमारे माँ बाप को गाली तो ना दे कम से कम। चल अंजू, ये बस देखने के अमीर है। इतना बोलकर भारती अंजू को अपने साथ वहां से ले जाती है और तीनों बहन रोड के किनारे बैठकर भीख मांगती हैं, पर कोई उन्हें भीख भी नहीं देता। तभी उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो हाथों में खाना लिए बड़ी ही खुशी के साथ जा रहा था। दीदी ये तो वही बच्चा है ना जो हमारे साथ भीख मांग रहा था। ये खाना कहाँ से लेकर आया और देखो कितना खुश है। मैं अभी पूछ कर लाती हूँ। गोलू, अरे ओ गोलू, इधर तो आ। ये बता तू ये खाना कहाँ से लेकर आ रहा है, और ये खाना तो काफी महंगा लग रहा है। सीमा दीदी, अपने गांव के लोग तो बहुत गंदे हैं। ये खाना मैं पास के गांव से लाया हूँ। वहाँ के राजा के बेटे का आज जन्मदिन है, इसलिए वो सभी गरीबों में खाना बांट रहे हैं। तुम भी चलो जल्दी से, भरपेट खाना मिलेगा। मैं तो खाकर भी आया हूँ और लेकर भी जा रहा हूँ। गोलू के बताने पर सीमा अपनी दोनों बहन के साथ पास वाले गांव में जाते हैं, जहां लंबी लाइन लगी थी। अब जैसे ही सीमा का नंबर आता है, खाना बंटना बंद हो जाता है। अंकल आपने खाना बांटना बंद क्यों कर दिया? अभी तो बहुत सारा खाना रखा है। हम भी गरीब हैं, हमें भी कुछ खाने को दो। ये खाना गरीबों के लिए है, भिखारी के लिए नहीं। तुम्हें और तुम्हारी बहन को ये खाना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा खाना? क्या भिखारी गरीब की गिनती में नहीं आते? और आज हमारे जन्मदिन की दावत पर खाना बांटा जा रहा है, और किससे पूछकर तुमने खाना बंद किया? अमर अपने सैनिकों की इन हरकतों पर नाराज होता है और गुस्से में जब सैनिक के पास जाता है तो पास में रखा टेबल अमर के हाथों में लग जाता है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। ये देख सीमा को बहुत बुरा लगता है और वो जल्दी से अपनी चुन्नी का कपड़ा फाड़कर अमर के हाथ में पट्टी बांध देती है। भैया आप बहुत अच्छे हैं जो हमें खाना खिलाने के लिए यहाँ के सैनिकों से लड़ रहे हैं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको चोट लगे, इसलिए आप रहने दीजिए। तुमने मुझे भाई कहा, अब से तो मेरी बहन हो। तुमने मेरे जख्म पर पट्टी बांधी। अगर मेरी बहन होती तो आज शायद वो भी मेरे लिए ऐसा ही कुछ करती। और मैं यहाँ का राजा हूं और ये मेरा फर्ज है कि यहाँ आए सभी लोगों को खाना मिले। इतना बोलकर अमर अपने सैनिकों को हटाकर खुद उन तीनों बहनों को खाना देता है। ये देख उन तीनों बहन को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद अमर के पिता राजा विक्रम वहां आते हैं और अपने बेटे को काम करता देख वहां खड़े सभी सैनिकों को फटकार लगाते हैं। ये क्या हो रहा है? यहाँ तुम लोगों के होते हुए मेरा बेटा काम कर रहा है। भूल गए क्या कि ये इस प्रजा का राजा है? पिताजी, हमारे सैनिक बहुत भेदभाव करते हैं, इसलिए मैंने ये जिम्मा खुद उठाया है। अगर ऐसा है तो इन सैनिकों को दंड मिलेगा, और इनका दंड ये है कि आज ये भूखे रहेंगे। उन तीनों बहन को राजा का न्याय बेहद पसंद आता है और वो तीनों बहन खाना लेकर अपने गांव वापस आ जाती हैं, जहां वो पेट भरकर खाना खाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब काम की तलाश में सीमा अपनी दोनों बहनों के साथ राज दरबार जाती है। और तभी वहां अमर अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल से निकल रहा होता है, पर अचानक से राजा अमर का घोड़ा अपना बैलेंस खो देता है। सोना, सोना तुम्हें क्या हो गया? काबू में आओ, अरे हमें चोट लग सकती है। इतना बोलकर अमर घोड़े को काबू में लाने के लिए उसे चाबुक से मारता है। और ये देख सीमा राजा अमर से कहती है, नहीं भैया, आप इस घोड़े को मत मारो,
इस घोड़े के सामने सांप है, इसीलिए ये अपने आपे से बाहर हो गया है। मैं अभी सांप को भगा देती हूँ और आपकी मदद करती हूँ। सीमा अपनी जान पर खेलकर एक बड़े डंडे से सांप को भगाती है और कुछ ही देर में घोड़ा शांत हो जाता है। अब अमर घोड़े से उतरकर सीमा से कहता है, एक बार फिर से तुमने मेरी जान बचाई। आखिर तुम कौन हो और अपनी 2 बहन के साथ ऐसे क्यों भटकते हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? भैया, हम तीनों बहन अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हम तीनों बहन खाने की तलाश में इधर से उधर भटकते हैं। पर अब खाना जोड़ पाना मुश्किल है, इसीलिए मैं काम की तलाश में हूँ। यहाँ हम खाने की तलाश में आए थे, पर खाना न मिलने की वजह से मैंने सोचा कि काम मिल जाए, और तभी मेरी नजर आप पर पड़ गई। जैसे तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अनाथ हो, वैसे ही मेरी बहन नहीं है। क्या तुम तीनों मेरी बहन बनोगी? इस तरह अमर उन तीनों को अपनी बहन बनाकर राजमहल के अंदर ले जाता है। तीनों बहन राजमहल को देखती हैं और बड़े बड़े दरवाजे, सोफे, गद्दे, सामान, शावर, पार्क, शाही शासन, ये सब देखकर हैरान हो जाती हैं। और ये सब देखकर राजा विक्रम भी दंग रह जाता है और इन तीनों बहन को वहीं रोक अपने बेटे से कहता है, पुत्र अमर, ये तुम क्या करने जा रहे हो? कौन है ये 3 लड़कियां जिसे तुम राजमहल के अंदर ले आए? पिताजी, आप तो जानते हैं ना कि मुझे एक बहन चाहिए थी, और इन तीनों ने एक बार नहीं 2 बार मेरी मदद करी है, इसलिए आज से ये 3 अनाथ बहनें मेरी बहन हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम राह चलते किसी भी लड़की को न तुम्हारी बहन मानते हैं और ना ही हम उन्हें इस राजमहल में रहने की आज्ञा दे सकते हैं। ठीक है पिताजी, अगर आप हमारी 3 अनाथ बहनों को इस राजमहल में जगह नहीं दे सकते तो हम भी अपनी बहनों के साथ ये राजमहल छोड़कर जा रहे हैं। इतना बोलकर वो अपनी तीनों अनाथ बहनों का हाथ पकड़ता है और राजमहल से जाने लगता है। ये देख राजा विक्रम परेशान हो जाता है और अपने बेटे को रोकते हुए कहता है, नहीं अमर, तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकते हम। तुम्हारी मां भी इस दुनिया में नहीं है, हमारा तुम्हारे अलावा और है ही कौन? अगर तुम भी चले गए तो इस राजमहल को और प्रजा को कौन संभालेगा? हमें भी बेटी की चाहत थी, तुम भी एक बहन चाहते थे और भगवान ने तुम्हें 3 बहन दे दी, इसलिए हम तुम्हारी इन 3 अनाथ बहनों को अपनाते हैं। आज से ये तीनों बहन इसी राजमहल में रहेंगी। दीदी, आपने सुना? अब से हम तीनों बहन इसी राजमहल में रहेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। हाँ मेरी बहन, अब से तुम यहीं रहोगी और राजकुमारी की तरह जिंदगी जियोगी। अब से तुम भी इस राजमहल की रानियां हो। इस तरह 3 अनाथ बहन को राजमहल में रानी बनने का सुख मिलता है और अगले ही दिन से वो तीनों बहन रानियों की तरह कपड़े पहनती हैं और राजमहल में राज करती हैं। दासी, राजमहल में सभा बैठी है, हमारी 3 बहनों को भी बुला लो। हम बिना उनकी सलाह मशवरे के कोई फैसला नहीं लेंगे। भैया, हमें बुलाने के लिए आपको दासी भेजने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपकी तीनों बहन आ गई हैं। हम पहले राज्यसभा की सभा संभालेंगे और उसके बाद एक साथ भोजन ग्रहण करेंगे।